तो आज हम बात करने वाले हैं जिम बुचर के नए उपन्यास पर। हाँ, 12 मंथ्स। बिल्कुल, 12 मंथ्स। और ये सिर्फ एक नई किताब नहीं है ना? इसका जुड़ाव एक एक बहुत पुरानी स्लाविक लोक कथा से भी है। हाँ, जिसका नाम भी यही है। और हमारे पास आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। सही कहा। हमारे पास किताब की समीक्षाएं हैं, रेडिट पर जो फैंस के बीच गर्मा-गर्म बहस चल रही है, वो है। और वो मूल लोक कथा और उस पर बनी फिल्में भी। हाँ, तो आज हमारा मकसद ये जानना है कि एक मॉडर्न अर्बन फैंटेसी उपन्यास और एक सदियों पुरानी लोक कथा में मतलब नाम के अलावा और क्या-क्या समानताएं हैं। हम ये भी देखेंगे कि उपन्यास को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, उसके एक कह सकते हैं कि विवादास्पद अंत पर क्या बहस हुई। और फिर हम उस मूल कहानी की दुनिया में उतरेंगे जिसने शायद इसे प्रेरित किया हो। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? मेरे ख्याल से उस चीज से जो हर फैन के दिमाग में थी, 5 साल का लंबा इंतजार। 5 साल, हाँ, ये बहुत लंबा समय था। गीक्स ऑफ डूम की समीक्षा के अनुसार ये इंतजार सार्थक रहा। वो इसे एक बेहतरीन ट्रांजिशनल नॉवेल कहते हैं। ट्रांजिशनल नॉवेल, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये उपन्यास हैरी ड्रेसडन के जीवन के एक पूरे साल को समेटता है, जो सीरीज के लिए एक नया तरीका है। अच्छा। पहले की किताबों में महीनों या सालों का फासला बस हमारी कल्पना पर छोड़ दिया जाता था, है ना? लेकिन यहाँ हमें उस पूरे साल के हर दर्दनाक पल का हिसाब मिलता है। और वो साल सच में बहुत मुश्किलों भरा है। मतलब समीक्षा में इस बात पर खास जोर है कि उपन्यास की शुरुआत ही हैरी के गहरे दुख और सदमे से होती है। बिल्कुल। पिछले उपन्यास बैटल ग्राउंड में जो हुआ, उसने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ कर रख दिया था। समीक्षक ने तो लिखा है कि बुचर ने उस दुख को, उस अपराध बोध को इतनी सच्चाई से पकड़ा है कि पढ़ते हुए हैरानी होती है। हाँ, ये कोई एक्शन से भरपूर कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा है। और यही बात प्रशंसकों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा भी बनी। रेडिट पर एक थ्रेड का शीर्षक है, अ रिटर्न टू फॉर्म और अनदर मिसस्टेप। यानी क्या ये वापसी है या एक और गलती? हाँ, क्योंकि कई प्रशंसकों का मानना था कि चेंजेस उपन्यास के बाद से सीरीज अपनी राह से भटक गई थी। खासतौर पर पीस टॉक्स और बैटल ग्राउंड को लेकर तो बहुत शिकायतें थी। बहुत ज्यादा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी का पैमाना इतना बड़ा हो गया था कि हैरी अब शिकागो का जादूगर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सुपर हीरो बन गया है जो देवताओं से लड़ रहा है। हाँ, ये शिकायत मैंने भी बहुत सुनी है। ऐसा लगने लगा था जैसे हैरी अब सिर्फ बड़ी-बड़ी घटनाओं पर मतलब प्रतिक्रिया दे रहा है, कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहा। सही। लेकिन इस उपन्यास के बारे में प्रशंसक कह रहे हैं कि ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है। अच्छा, तो कहानी वापस जमीन पर आ गई है। बिल्कुल। ये कहानी को वापस शिकागो की जमीनी हकीकत पर लाती है। ये देवताओं और महादानवों की लड़ाई से हटकर वापस किरदारों के आपसी रिश्तों और उनकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तो मतलब हैरी वापस शिकागो की गलियों में है। हाँ, घूलों से लड़ रहा है, व्हाइट काउंसिल की राजनीति से जूझ रहा है और सबसे जरूरी, अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक फैन ने लिखा है कि आखिरकार हमें हमारा पुराना हैरी वापस मिला, जो स्मार्ट है, मजाकिया है, लेकिन साथ ही थका हुआ और टूटा हुआ भी है। तो एक तरह का सॉफ्ट रिबूट जैसा। हाँ, कह सकते हैं, जो सीरीज को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जाता है। और इन रिश्तों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ध्यान हैरी और लारा रेथ के रिश्ते पर है। मुझे याद है प्रशंसक इस बात से कितने नाराज थे। ओ हाँ, कि हैरी की मंगेतर एक वैम्पायर है जिसे वो पसंद तक नहीं करता। ये एक मजबूरी का सौदा था। तो इस उपन्यास में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ। ये रिश्ता अब सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी नहीं रहा। उपन्यास दिखाता है कि कैसे ये दोनों, मतलब जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे के लिए एक तरह का म्यूचुअल थेरेपी सेशन बन गए हैं। थेरेपी सेशन? ये दिलचस्प है। हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, दोनों ही टूटे हुए हैं, और हमें लारा का एक ऐसा नरम पहलू देखने को मिलता है जो पहले कभी नहीं दिखा। जैसे कि वो अपने भाई थॉमस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और ये बात हैरी को उसके करीब लाती है। वो एक दूसरे को समझने लगे हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों कितने अकेले हैं। और अकेलेपन की बात करें तो हैरी का पिता के रूप में सफर भी तो इस उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। मैगी के साथ उसके रिश्ते के बारे में क्या कहा जा रहा है? असल में मैगी और हैरी के बीच के पल इस कहानी का इमोशनल कोर हैं। हाँ, कई समीक्षाओं और फैन चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि मैगी ही वो वजह है जो हैरी को खुद को
पूरी तरह तबाह करने से रोकती है। वो एक सीन है जहां वो मैगी के साथ बैठकर स्टार वॉर्स देखता है। हाँ, और ये छोटे छोटे पल ही उसे इंसान बनाए रखते हैं। सही बात है। ये उसे याद दिलाते हैं कि उसके पास लड़ने के लिए और जीने के लिए एक वजह है, सिर्फ दुनिया को बचाने का बोझ नहीं। और ये सब मिलकर कहानी को वापस उस जादू की ओर ले जाता है जो शुरुआती किताबों में था। तो कुल मिलाकर प्रतिक्रिया सकारात्मक लगती है। लेकिन आपने लगती है कहा, मतलब यहाँ एक बड़ा लेकिन है। हाँ है। और मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो क्या है। किताब का अंत। बिल्कुल, उपन्यास का अंत। यहीं पर आकर प्रशंसक पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। रेडिट पर इस पर हफ्तों से बहस चल रही है। और शायद यहीं पर कहानी उस स्लाविक लोक कथा के सबसे करीब आती है। एकदम। हैरी के सामने एक असंभव काम है, अपने भाई थॉमस की साथी जस्टिन को बचाना, जिसके अंदर नेमेसिस नाम का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आउटसाइडर है। और साथ ही उसे स्वार्टाल्स के साथ एक खून का बदला भी चुकाना है, वरना एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। हाँ, एक बहुत ही मुश्किल स्थिति। तो इस असंभव स्थिति में हैरी की संरक्षक विंटरफे की रानी मैब एक समाधान पेश करती है। वो कहती है कि वो जस्टिन को इलाज के लिए ले जाएगी, लेकिन बदले में जस्टिन और थॉमस के नवजात बच्चे को स्वार्टल्स को सौंपना होगा। एक जान के बदले एक जान। और हैरी ये सौदा मान लेता है। और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। क्या हैरी ने ये फैसला सही से सोच समझ कर लिया? क्या ये वही हैरी है जिसे हम जानते हैं? यही सवाल प्रशंसकों को दो गुटों में बांट देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि हैरी के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। अच्छा, उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि नेमेसिस को किसी के शरीर से निकालने का एकमात्र ज्ञात तरीका मैब की क्रूर और दर्दनाक प्रक्रिया है। ये कोई साधारण कब्जा नहीं है। और अगर जस्टिन उस प्रक्रिया से बच भी जाती तो उसे मानसिक रूप से स्थिर रखने के लिए उसकी यादें मिटानी पड़ती, जिसमें उसके बच्चे की याद भी शामिल होती। बिल्कुल। तो बच्चा वैसे भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता था। तो इस तर्क के हिसाब से बच्चे को स्वॉर्टोल्फ को सौंपने से खून का बदला भी चुक गया और युद्ध भी टल गया। सही। तो एक नजरिए से ये एक भयानक स्थिति में सबसे अच्छा संभव परिणाम था। जस्टिन जिंदा है, ठीक हो जाएगी और बच्चा एक शक्तिशाली सहयोगी की देखरेख में सुरक्षित पलेगा। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा था, ये सबसे अच्छी स्थिति थी, भले ही इसकी कीमत दर्दनाक हो। हैरी ने एक राजा की तरह सोचा, एक आम इंसान की तरह नहीं। पर क्या ये सच में एक जीत है? यही तो सवाल है। उसने एक बच्चे को उसकी मां से हमेशा के लिए छीन लिया। भले ही ये कूटनीतिक रूप से सही हो, क्या ये नैतिक रूप से सही है? हाँ, और मुझे लगता है यही बात दूसरे पक्ष के प्रशंसकों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। उनका सबसे बड़ा सवाल क्या है? उनका सवाल है, हैरी ने खुद कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। यहीं पर बहस का दूसरा पक्ष आता है और वे एक बहुत ही जायज मुद्दा उठाते हैं। वे पूछते हैं कि हैरी ने खुद जस्टिन का इलाज करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसी उपन्यास में हैरी ने ये साबित किया था कि वो अपने भाई थॉमस के शरीर से आउटसाइडर हंगर को निकाल सकता है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो वो जस्टिन के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सका? ये उन्हें कहानी में एक चेकॉफ्स गन की कमी जैसा लगता है। मतलब एक ऐसा हथियार जो दिखाया तो गया पर क्लाइमेट में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहस इस बात पर नहीं है कि हैरी ने क्या किया, बल्कि इस पर है कि हैरी अब कौन बन गया है। सही पकड़ा। क्या वो अब एक ऐसा खिलाड़ी है जो इंसानी नैतिकता से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर के लिए छोटे मोटे बलिदान देता है? प्रशंसकों की असली लड़ाई इसी सवाल पर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और पहले गुट के प्रशंसक इसके जवाब में बताते हैं कि ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। अच्छा, कैसे? थॉमस का हंगर और जस्टिन का नेमेसिस दो अलग अलग स्तर की चीजें हैं। हंगर एक असली आउटसाइडर की परछाई का वंशज है, जबकि नेमेसिस एक असली ताकतवर प्राचीन आउटसाइडर है। मतलब दोनों की शक्ति में बहुत अंतर है। बहुत ज्यादा। हैरी ने मैब की मदद से भी हंगर को बड़ी मुश्किल से हराया था। नेमेसिस के खिलाफ वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। और कोशिश करने का मतलब था जस्टिन की मौत और शायद शिकागो के एक बड़े हिस्से की भी। और यही मैब की चतुराई सामने आती है। वाह, ये तो कमाल की चालाकी है। एक तरह से क्रूर, लेकिन दूसरी तरफ शानदार। मैब हमेशा 10 कदम आगे रहती है। हाँ, वो एक ही चाल में कई लक्ष्य साध लेती है। वो हैरी के साथ अपना सौदा पूरा करती है, जस्टिन को बचाकर एक युद्ध टालती है और एक जान के बदले एक जान वाली शर्त को बड़ी चालाकी से पूरा करती है, किसी की जान लिए बिना। बिल्कुल। बल्कि एक नई जिंदगी को पालक पोषण के लिए देकर ये फॉस्टरिंग या पालक पोषण की एक बहुत पुरानी कूटनीतिक परंपरा का इस्तेमाल है, जहां बच्चे शांति की गारंटी के तौर पर दिए जाते थे।
तो ये मैप की एक बहुत बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक जीत थी। तो हैरी की दुनिया में हर समाधान की एक भयानक नैतिक कीमत है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमेशा से ऐसा ही था? और इसी सवाल के साथ हमें उस कहानी की जड़ों तक चलना चाहिए जहां से ये नाम आया। हाँ, देखते हैं कि सदियों पहले असंभव को कैसे पूरा किया जाता था। वो कहानी जो चेक गणराज्य और अन्य स्लाविक क्षेत्रों में द 12 मंथ्स के नाम से पाई जाती है, बहुत सीधी सादी और नैतिक रूप से स्पष्ट है। उसमें एक दयालु सौतेली बेटी होती है जिसका नाम है मारुष्का, और उसकी एक क्रूर सौतेली माँ और एक आलसी सौतेली बहन होती हैं जो उसे भरी सर्दियों में असंभव काम करने के लिए बाहर भेजती हैं। और ये असंभव काम ही दोनों कहानियों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है ना? बिल्कुल। पहले उसे सर्दियों में बैंगनी फूल लाने के लिए कहा जाता है, वायलेट्स, जो सर्दियों में नहीं खिलते। फिर गर्मियों में उगने वाली स्ट्रॉबेरी और आखिर में पतझड़ में मिलने वाले सेब। कोई भी सामान्य इंसान ये काम नहीं कर सकता, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो मारुष्का क्या करती है? वो जंगल में जाती है जहां उसे एक पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ी आग जलती हुई दिखती है और उस आग के चारों ओर 12 लोग बैठे हैं, जो असल में साल के 12 महीने होते हैं। हाँ, वो डरी हुई है लेकिन वो बड़ी विनम्रता से आग के पास आकर अपने हाथ सेकने की इजाजत मांगती है। तो उसे बस विनम्र होना पड़ता है और मौसम के देवता उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई सौदा नहीं, कोई बलिदान नहीं, कुछ भी नहीं। उसकी विनम्रता और दयालुता ही उसकी सफलता की कुंजी है। जब महीने उसकी दुख भरी कहानी सुनते हैं तो वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। कैसे? अप्रैल का महीना आगे आता है और अपनी छड़ी घुमाता है, बर्फ पिघल जाती है और बैंगनी फूल खिल जाते हैं। फिर जून का महीना स्ट्रॉबेरी उगाता है और सितंबर उसे पके हुए सेब देता है। मतलब वो बस एक दूसरे के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं और मौसम कुछ पलों के लिए बदल जाता है। हाँ, सिर्फ अच्छे व्यवहार के इनाम के तौर पर। यहाँ कोई नैतिक दुविधा नहीं है। यह हैरी की दुनिया से कितना कितना अलग है। इस कहानी कई फिल्मी रूपांतरण भी हुए हैं, सही कहा। मुझे याद है मैंने बचपन में एक एनिमेटेड फिल्म देखी थी। हाँ, सबसे प्रसिद्ध रूपांतरण 1956 की सोवियत एनिमेटेड फिल्म है और फिर 1972 में एक लाइव एक्शन फिल्म भी आई। और इन फिल्मों ने कहानी में कुछ नया जोड़ा। हाँ, उन्होंने एक और दिलचस्प किरदार जोड़ा, एक बिगड़ैल और मनमौजी युवा रानी। ये रानी ऐलान करती है कि जो कोई भी उसे नए साल पर स्नोड्रॉप्स फूलों की एक टोकरी लाकर देगा, उसे वह सोने से भरी एक टोकरी इनाम में देगी। अच्छा, तो कहानी में लालच का एक तत्व जोड़ दिया गया और जाहिर है यही इनाम का लालच सौतेली माँ को मारुष्का को बर्फीले तूफान में भेजने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये रूपांतरण खास तौर पर 1956 की फिल्म कहानी में एक सामाजिक टिप्पणी भी जोड़ते हैं। वो कैसे? फिल्म में रानी की सनक, उसके दरबारियों की चापलूसी और उसकी बेवकूफ़ी भरे आज्ञाओं को दिखाकर एक निरंकुश और अयोग्य राजशाही की कमियों का मजाक उड़ाया गया है। अच्छा। अंत में जब रानी खुद महीनों से मिलती है तो उसे विनम्रता से मदद मांगना सीखना पड़ता है। कहानी उसे एक नैतिक सबक सिखाती है जो मूल लोक कथा में नहीं था। तो अगर हम दोनों कहानियों की तुलना करें तो समानताएं और अंतर बहुत साफ नजर आते हैं। बिल्कुल। दोनों में एक हीरो या हीरोइन है जिसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर असंभव काम पूरे करने हैं। हाँ, और दोनों में 12 महीने एक अलौकिक शक्ति के रूप में मौजूद हैं जो इन नियमों को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। लेकिन समाधान का तरीका और उस समाधान के पीछे का जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। लोक कथा में समाधान दया, विनम्रता और सादगी से मिलता है। मारुष्का को इनाम मिलता है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से अच्छी है, और उसकी सौतेली माँ और बहन को अंत में सजा मिलती है क्योंकि वे लालची और क्रूर हैं। हाँ, ये एक साफ सुथरी ब्लैक एंड व्हाइट नैतिक कहानी है जो बच्चों को अच्छे व्यवहार का मूल्य सिखाती है। वहीं जिम बुचर के उपन्यास में समाधान एक जटिल, दर्दनाक और नैतिक रूप से पूरी तरह धुंधले सौदे से मिलता है। हैरी को अपनी इंसानियत, अपने रिश्तों और यहाँ तक कि एक नवजात बच्चे के भविष्य को भी दांव पर लगाना पड़ता है। यहाँ कोई आसान हीरो या विलन नहीं है। मैप जो ये समाधान देती है वो क्रूर और चालाक है, लेकिन वो दुनिया को एक बड़े खतरे से भी बचा रही है। और हैरी जो हमारा हीरो है, उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो एक तरह से राक्षसी लगता है। तो एक तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकृति भी एक दयालु दिल के लिए झुक जाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकृति के नियमों को मोड़ने के लिए भारी बलिदान और मुश्किल समझौते करने पड़ते हैं।
ये दिखाता है कि समय के साथ हमारी कहानियों का नजरिया कितना बदल गया है। हाँ, हम अब शायद ऐसी दुनिया में विश्वास नहीं करते जहां सिर्फ अच्छा होने से काम चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? एक कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता और दयालुता से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। दूसरी कहानी हमें बताती है कि इस जटिल आधुनिक दुनिया में हर बड़ी जीत की एक बड़ी कीमत होती है। दोनों में 12 महीने हैं, लेकिन वे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल अलग नैतिक ब्रह्मांडों के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहीं एक दिलचस्प सवाल उठता है। लोक कथा हमें सिखाती है कि अगर कोई दयालु और धैर्यवान हो तो मौसम भी उसकी मदद के लिए अपने नियम बदल देते हैं। वहीं आधुनिक उपन्यास बताता है कि इस जटिल दुनिया में प्रकृति और शक्ति के नियमों को मोड़ने के लिए दर्दनाक बलिदान और नैतिक रूप से अस्पष्ट सौदे करने पड़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या असंभव कार्यों और उनके समाधानों के बारे में हमारी समझ बदल गई है, या सिर्फ उनके बारे में सुनाई जाने वाली कहानियां बदल गई हैं? क्या हम अब भी साधारण दयालुता में विश्वास करते हैं, या हमने ये मान लिया है कि हर चमत्कार की एक कीमत होती है?